अच्छा अभी डी एंड एफ ब्लॉक है ना, इसको नोट करना आगे। डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें अब हमें पढ़ना था आज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड सारी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, मैक्सिमम हो चुकी है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, कलर्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तीन चार प्रॉपर्टीज रह रही हैं जो हमें खत्म करनी है अब। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है, सही ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है, जैसे ये ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स के एटम्स हैं। जो खाली जगह है, जो खाली जगह है वहाँ छोटे एटम्स, वहाँ जो खाली जगह है वहाँ पे छोटे एटम, खाली छोटे एटम जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से तो छोटे एटम्स हैं, वो इन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। वो क्या करेंगे, इन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मेटल जो है, मेटल जो ट्रांजिशन मेटल है, वो इनके साथ वीक फोर्सेस बना लेगा। ट्रांजिशन मेटल जो है वो इनके साथ वीक, यहाँ पे आ गया जैसे, यहाँ पे कोई भी छोटे एटम जैसे एच आ गया, एच आ गया, एच आ गया, मतलब जरूरी नहीं हर जगह आए, बहुत सारी स्पेसेस पे आ सकता है, कुछ स्पेस खाली भी रहेंगे, छोटे एटम यहाँ पे आ जाएंगे, और मेटल जो है इनके साथ वीक फोर्सेस बना लेगा। मेटल जो है इनके क्या बना लेगा, वीक फोर्सेस, और रिजल्टिंग कंपाउंड को कहते हैं, बॉन्ड नहीं बनता, ध्यान रखना इस चीज का, वीक फोर्सेस आते हैं इसके अंदर, वीक फोर्सेस आते हैं, और वीक वंडरल फोर्सेस याद रख लो, वीक वंडरल फोर्सेस आते हैं। और रिजल्टिंग कंपाउंड को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। रिजल्टिंग कंपाउंड को क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लेंगे एक बार इसको दोबारा सुन लेंगे। मैंने क्या बोला इसमें, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल दे हैव लार्ज नंबर ऑफ voids in them। ट्रांजिशन मेटल दे हैव लार्ज, नोट्स पे एग्जैक्टली सेम लिखा होगा, ट्रांजिशन मेटल दे हैव लार्ज नंबर ऑफ voids in them where small atoms like boron, carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen occupy spaces। metal, metal जो है, it forms weak van, they are attached to the metal through weak van der Waals forces, they are attached to the metal through weak van der Waals forces। such compounds are called as interstitial compound, such compounds are called as interstitial compound। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स होने चाहिए, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आता है तो ये एग्जैक्टली सेम वर्ड्स होने चाहिए। और हाइड्रोजन जब भी आएगा, देखो जब खाली जगह भर रही है तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बढ़ती है हर केस में डेंसिटी, बोरोन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। लेकिन हाइड्रोजन जब आता है ना, तो इसमें एक्सपेंशन होता है। हाइड्रोजन जब आता है तो इस केस में एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन की वजह से हाइड्रोजन के केस में डेंसिटी डिक्रीज होती है, बाकी सब केस में इंक्रीज होती है। हाइड्रोजन के केस में डेंसिटी डिक्रीज होती है, बाकी सब केस में इंक्रीज होती है। और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं, सही ना। मेटल टू हाइड्रोजन रेशियो जो होता है, मेटल टू एनी स्मॉल एलिमेंट रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते। जैसे, जैसे इसके अंदर मैंने बोला एफ ई आया, ओ आया मान लो, तो एफ ई 0.95 ओ आ गया, जैसे सॉलिड स्टेट में पढ़ा था तुम्हें। निकल के साथ ओ आया, 0.98 ओ आ गया। टी आई के साथ एच आया, तो 1.5 से लेके 1.8 तक, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर ये वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसलिए मेटल टू हाइड्रोजन का, या मेटल टू एनी स्मॉल एलिमेंट, उसका रेशियो जो है फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते, सही ना। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, एग्जांपल ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये पता होना चाहिए। टंगस्टन कार्बाइड भी इसकी एग्जांपल में आ सकता है, टंगस्टन कार्बाइड बेस्ट एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ध्यान रखना है। Fe3H हो सकता है, Fe3H इस टाइप के। नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में आ सकता है मैंगनीज के साथ Mn4n, Mn4n इस टाइप से आ सकता है। यहाँ पे जो आर, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कोई भी, अपॉन में, अपॉन में रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 0.225 से 0.414 भी हो सकती है, या 0.713 तक जा सकती है। 414 या 0.7321 मान लेना, 2.732, ये वैल्यू लगभग जा सकती है। तो ये कुछ अंदाजा है, ये ध्यान रखना इस चीज को। पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत सिंपल आएगा, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट देयर प्रॉपर्टीज, राइट देयर फीचर्स, फीचर्स भी पूछते हैं इसके अंदर, फीचर्स पता होने चाहिए तुम्हें, सही ना, राइट देयर फीचर्स।
या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स, जब छोटे एटम्स आ जाएंगे बीच में तो ये क्या हो जाएंगे? हार्ड एंड रिजिड, दे विल बिकम हार्ड एंड रिजिड, हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हायर एमपीबीपी। कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटर्स के सेम रहेंगे। कंडक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ मेटल, कंडक्टिविटी सेम रहेगी जो मेटल की है। कंडक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ मेटल। दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस, जब खाली जगह बची ही नहीं है तो यानी केमिकली इनर्ट हो जाएंगे, केमिकल इनर्टनेस। दे विल लूज देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। चार स्टार्टिंग एनसीईआरटी रखे, चार इंपॉर्टेंट, चारों रेडी होनी चाहिए बिल्कुल। दे बिकम हार्ड एंड रिजिड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। कंडक्टिविटी सेम रहती है एज दैट ऑफ मेटल। केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। लास्ट में लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो इसके अंदर कि ये मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी इनकी कम हो जाएगी। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोई डाउट आता किसी को? फीचर्स मैंने बता दिया, कोई डाउट तो नहीं किसी सर को? ये नोट्स में कौन से पेज पे है? नोट्स पे ट्रांसलेटर्स में दे रखा होगा, देख। ये होगा लास्ट जो खत्म होगा ना यहाँ पे, उससे 6-7 पेज पहले होना चाहिए। ओके सर। लिखते रहना जरूर, छोड़ना मत कुछ भी इसे। लेक्चर्स में सारा है ये पूरा जो बता रहा हूँ मैं, लेक्चर्स में पूरा है ये। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये तुम्हारे पास होना चाहिए पूरा। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बता दिया है। और डेंसिटी बताया इसके अंदर, इनकी डेंसिटी क्या होती है? हमेशा नॉर्मल ट्रांसमिटर से ज्यादा होगी, लेकिन जब हाइड्रोजन आएगा तो डेंसिटी कम होगी। हाइड्राइड्स की केस में उनकी हाइड्राइड बनेंगे तो डेंसिटी कम होगी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्या करना है तो पता लग गया ना? इसको मन में बोल के देखो एक बार, बोलोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या थे? ट्रांजिशन मेटल्स के पास वॉइड्स होते हैं, जहाँ पे छोटे एटम जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मेटल इनके साथ ये जो है वीक फोर्सेज, वीक बंडल फोर्सेज के साथ मेटल के साथ जुड़े रहेंगे, और रिजल्टिंग कंपाउंड को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जांपल मैंने लिख दी यहाँ पे, 1, 2, 3, ये 3 बेस्ट एग्जांपल है जो पूछी जाती है। ये भी लिख सकते हो उससे। Mn4 भी लिख सकते हो, ये भी एग्जांपल्स है। WCV एग्जांपल, टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन मेटल एटम्स होंगे, और कार्बन जो है इंटरस्टीसिस पे आएगा, कार्बन जो है इंटरस्टीसिस पे आएगा। ये हो जाएगा। और उसके बाद इसके फीचर्स मैंने तो बताया, एग्जांपल दे दी, क्या होते हैं इंटरेस्टिंग कंपाउंड ये बता दिया, इनके फीचर्स। अब ये हार्ड और रिजिड हो जाएंगे। चार स्टार्टिंग के आने चाहिए जरूर। यही चार ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट आजकल। हार्ड एंड रिजिड हो जाएंगे, हायर एमपीबीपी होगा इसका, कंडक्टिविटी सेम होगी एज दैट ऑफ मेटल, केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। लास्ट मैंने तुम्हें सबसे बताया जो, वो भी कर सकते हो, लेकिन चार जरूर आने चाहिए। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी जो है बढ़ जाती है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, इन केस इफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई द वर्ल्ड। उसके बाद अब अगला जो टॉपिक है वो करेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जब भी तुम कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो वो ट्रांजिशन मेटल्स की बात होगी या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात होगी। तो ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा क्यों होती है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तुम्हें, मतलब इसकी एग्जांपल तो बहुत सारी पता है, तुमने कॉन्डिशन में पढ़ रखी है। CuNH3 होल 4, स्विट्जर्स आयन, याद होगा। FeH2O होल 5, NO, बाहर SO4, ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ये स्विट्जर्स आयन, नाम पता होना चाहिए सारे। Na2FeCN5NO, FeCN5NO, FeCN5NO, ये है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नीट में पूछा हुआ है जी, सही ना? सल्फाइड आयन का डिटेक्शन करता है, NOS बनेगा, वायलेट कलरेशन आ जाएगा। तो ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ऊपर आयरन की स्टेट +1 है, इधर आयरन की स्टेट +2 है, और NO जो है वो +2 वाला है। NO जो है +2 वाला है, +1 वाला, सॉरी। NO क्या है? +1 वाला है। NO को इसलिए हम क्या बोलते हैं? नॉन इनोसेंट लिगेंड, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज वेरी करता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, कई केसेस में -1 भी देखा गया है। जैसे चार्ज फिक्स है तो वो इनोसेंट लिगेंड होता है, जैसे एमोनिया, H2O, Cl-, इन सब पे चार्ज फिक्स है, तो ये इनोसेंट लिगेंड है। और ये NO हो गया, इसमें चार्ज फिक्स नहीं है। O2 हो गया, O2 पे चार्ज कोई फिक्स नहीं है, O2-, O2-, O2 अकेला भी आ गया, सही ना? तो इसमें चार्ज फिक्स नहीं है, तो ये नॉन इनोसेंट लिगेंड, ये नॉन इनोसेंट लिगेंड, ये पहले बताया हुआ मैंने। तो ये आ गया सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये कॉम्प्लेक्सेस सब किसके बन रहे हैं? ट्रांजिशन, RHCl, RHCl, PPH3 होल थ्राइस,
याद है किसी को कौन सा है ये कौन सा है होमोजेनस कैटालिसिस करता है? होमोजेनस कैटालिसिस विल्किंसंस कैटलिस्ट। याद आ गया कि नहीं है? क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोडियम फर्स्ट, विल्किंसंस कैटलिस्ट, सही ना, विल्किंसंस कैटलिस्ट। इसके अलावा जिगलर नाटा TiCl4 प्लस ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, जो HDP की प्रिपरेशन में यूज होता है। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम जिसमें टेम्परेचर 333 से 343 केल्विन था, और जो प्रेशर है वो 6 से 7 एटमोसफेयर। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। इनमें भी ट्रांसमेटल आ ही रहे हैं। तो जितने भी कम्प्लेक्सेस तुम सोचोगे, तो उसमें ट्रांसमेटल 99% है, ट्रांसमेटल या इनर ट्रांसमेटल होगा। अदरवाइज अल्कलाइन अर्थ मेटल का कम्प्लेक्स है कौन सा? क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है। उनके भी कम्प्लेक्सेस बनते हैं, उनके भी कम्प्लेक्सेस बनते हैं, है ना। लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट है। विटामिन B12 में क्या है? कोबाल्ट। ज्यादातर ट्रांसमेटल देखने को मिलेंगे या इनर ट्रांसमेटल। अब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन क्या है इसका? ये कम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा क्यों बनाते हैं, है ना, इतने इतने ज्यादा कम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? तो उसके लिए स्मॉल साइज होना चाहिए। गर्व कुछ पूछ रहा है? सर ये विल्किंसंस कैटलिस्ट का फंक्शन क्या बताया था आपने? हाइड्रोजनेशन। ठीक है सर। स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होना चाहिए कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन मतलब पहली जो फीचर रिक्वायरमेंट है वो है स्मॉल साइज होना चाहिए ट्रांसमेटल आयन या किसी भी आयन का स्मॉल साइज होना चाहिए। हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पूरा सब लोग जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए। हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये दो तो फिर भी मिलने को देखने को मिल जाएंगे मैक्सिमम केसेस। लेकिन थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनके कम्प्लेक्सेस बहुत बनते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, सही ना। तो ये क्वेश्चन इसका पेपर में आना है, वाई ट्रांसमिटेड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये तीन प्रॉपर्टी तुम लिख के आनी है, स्मॉलर साइज, हायर इफेक्टिव चार्ज, ये सब में देखने को मिलता है। इनके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ये तो मैंने तुम्हें कहा ना, कोई क्वेश्चन ट्रांसमिटेड का आता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम इसको सोच के लिख दोगे 99% करेक्ट आएगा। तो ये चीज ध्यान रखते हैं। और इनर ट्रांजिशन मेटल जो है ना, इनर ट्रांजिशन मेटल जो है, ये ज्यादा कम्प्लेक्सेस बनाते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल ज्यादा कम्प्लेक्सेस बनाते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन मेटल। ये लाइन ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एफ ऑर्बिटल होते हैं। एफ ऑर्बिटल का स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है? और पूरा होता है। इनका जेड इफेक्टिव क्या होता है? और ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव इनका और ज्यादा होता है, इसलिए लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे अपनी तरफ। तो इसलिए इनर ट्रांजिशन मेटल दे हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन मेटल। ये बोर्ड में पूछ सकते हैं, कुछ एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं बोर्ड में। तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स की ज्यादा टेंडेंसी होती है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की ज्यादा टेंडेंसी होती है कम्प्लेक्स बनाने की इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एफ ऑर्बिटल्स है, उनका स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा पुअर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनमें ज्यादा होता है, इस वजह से इनकी कम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन मेटल। ये नोट कर लेना क्वेश्चन जरूर। तो यहाँ पे ये हो गया ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं। अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, और ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है कहाँ पे? एक्सट्रैक्शन में। ट्रांजिशन मेटल जो है एलॉयज जो बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स एलॉयज कैसे बनाते हैं? तो एलॉय फॉर्मेशन के लिए, एलॉय फॉर्मेशन के लिए दोनों मेटल एटम का साइज क्या होना चाहिए? लगभग सेम। दोनों मेटल एटम का साइज लगभग सेम होना चाहिए। जैसे ब्रास एलॉय है, ब्रास एलॉय है कॉपर प्लस जिंक का। ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर प्लस टिन का। सोल्डर एलॉय है टिन प्लस लेड का। 50-50% होता है दोनों, दोनों 50-50% है। तो इस तरह से एलॉयज, एलॉय फॉर्मेशन, और इसमें एलॉयज तुम्हें पढ़ने भी हैं, किस एलॉय में क्या प्रेजेंट है, किस एलॉय में क्या प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके मतलब एक्सट्रैक्शन चैप्टर की बात करूँ ना मैं, तो ये ओर का नाम और एलॉय, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो ये तुम्हें पढ़ना है इसके अंदर। अभी मैंने तीन एग्जांपल दिए हैं, तीन जो इंपॉर्टेंट वाले एग्जांपल है, ब्रास में कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन, और सोल्डर में टिन और लेड 50-50%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तुम्हें इसके अंदर। अब जो एलॉय बन रहे हैं उसमें दोनों मेटल एटम का साइज लगभग क्या है? सेम होता है, तो ही बनेगा ये। जैसे कॉपर और जिंक दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लगभग साइज क्या होगा? सेम होगा। कॉपर और टिन का साइज चेक किया गया, सेम आया। टिन और लेड का साइज चेक किया, जब चेक किया गया तो लगभग सेम आया। इसीलिए ये लोग एलॉय बना रहे हैं। ये जो मेटल एटम्स हैं ये एलॉय बना रहे हैं। जैसे कॉपर है, मेल्ट करेंगे और मोल्टन फॉर्म में बनाते हैं ये बनाएंगे कैसे? मोल्टन फॉर्म में। जैसे कॉपर है,
कॉपर है, कॉपर है, कुछ जगह कॉपर कॉपर, यहाँ जिंक आ गया, यहाँ जिंक आ गया, यहाँ जिंक आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लेटिस साइड में फिट हो सकते हैं, या दोनों एक दूसरे की लेटिस साइड में क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, तभी तो बनेगा एलॉय, नहीं तो बनेगा ही नहीं। एलॉय क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, एलॉय क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ये क्या होता है एलॉय। और हाउ ट्रांजिशन मेटल्स, या व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एलॉयज, बिकॉज दे आर इजिली, बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस, रीजन देना इसका, बिकॉज बोथ मेटल एटम या जितने भी मेटल एटम यूज किए हैं, दे ऑलमोस्ट हैव सिमिलर साइजेस। साइज डिफरेंस जो होता है ना, ये भी बताया गया है कि साइज डिफरेंस जो है वो लेस देन 15% होना चाहिए, लगभग लेस देन 15%, लेस देन 15%, तो ही एलॉय फॉर्मेशन होगा, है ना, तो ही एलॉय फॉर्मेशन होगा। क्या बताया मैंने कि एलॉय फॉर्मेशन के लिए साइज लगभग सेम होना चाहिए। तो ट्रांसमेंट एलॉयज कैसे बनाते हैं? बिकॉज दे ऑलमोस्ट हैव सिमिलर साइजेस, so they are easily miscible with each other in their molten form, so they are easily miscible with each other in their molten form। ये एलॉय फॉर्मेशन की कंडीशन है कि साइज लगभग सेम होना चाहिए ताकि वो आसानी से एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए मोल्टन फॉर्म के अंदर। समझ गए कि नहीं है? जैसे आयरन का एलॉय अगर है, आयरन का एलॉय है अगर, तो तुम्हें पता होगा उसको स्टील बोलते हैं, आयरन के एलॉय को क्या बोलते हैं? स्टील। मरकरी का एलॉय है, ये तो तुमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, उसको एमेल्गम बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम एमेल्गम, जिंक जिंक एमेल्गम, मैग्नीशियम एमेल्गम हो गया, जिंक एमेल्गम हो गया, सोडियम एमेल्गम हो गया, ये क्वेश्चन में आता भी है पेपर में। आयरन का एमेल्गम नहीं बनता, आयरन का एमेल्गम नहीं बनता, समझिए कि नहीं है? तो ये एलॉय फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि विच फॉलोइंग कैन फॉर्म एमेल्गम। तो सोडियम एमेल्गम सुना हुआ तुमने ऑर्गेनिक के अंदर, मैग्नीशियम एमेल्गम, जिंक एमेल्गम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयरन का एमेल्गम नहीं बनता, ऑप्शन में आएगा आयरन तो उसका एमेल्गम बनता है, ठीक है। तो ये आयरन के एलॉय को बोलते हैं स्टील, मरकरी के एलॉय को बोलते हैं एमेल्गम, और एक होता है जिंक का एलॉय। हाँ, जिंक का एलॉय नोट कर लेना, जिंक के एलॉय को स्पेल्टर बोलते हैं, जिंक एलॉय, जिंक के जो एलॉयज होते हैं उनको बोलते हैं स्पेल्टर। देखो पेपर में कहाँ से क्या आ जाए कुछ पता नहीं है, हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँ तो मैं ये चीजें ना बताऊँ, कुछ और बताऊँ उसमें, जो मेरे दिमाग में आता है ना मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ देखा होगा ऐसे, तब मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ ये सारी चीज। नहीं तो एलॉय फॉर्मेशन में मैंने सिंपल सी लाइन बोल दी कि एलॉय फॉर्मेशन वही करेगा जिसमें साइज सिमिलर होगा ताकि मोल्टन फॉर्म में आसानी से मिक्स कर सके, काम खत्म हो गया। काम खत्म होने जो बातें बताता हूँ एटलीस्ट तुम नोट कर लिया करो, अगर नोट्स में नहीं है तो एलॉय फॉर्मेशन का एक बेस्ट एग्जांपल भी है, एलॉय फॉर्मेशन का एक बेस्ट एग्जांपल भी है, वो है पार्क्स प्रोसेस, जिससे हम लेड को अलग करते हैं सिल्वर से। पार्क्स प्रोसेस, पी से पार्क है ना, तो पी से लेड याद रखो, पीबी, पीबी के साथ सिल्वर आ जाता है। पार्क्स प्रोसेस किसके लिए होता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो तुम लिखोगे डी सिल्वराइजेशन, डी सिल्वराइजेशन ऑफ इम्प्योर लेड, है ना, डी सिल्वराइजेशन ऑफ इम्प्योर लेड, ये पार्क्स प्रोसेस है। पीबी के साथ एजी आ गया, फिर पीबी के साथ एजी आ गया तो तुम इसमें क्या डाल दो? पीबी आया और एजी आया, एजी की इम्प्योरिटी तुम डाल दोगे इसमें, ऊपर से जिंक, जिंक डाल दोगे तो उसमें क्या होगा? अब जिंक जो है वो आसानी से एजी के साथ बॉन्ड बना सकता है कि दोनों ट्रांजिशन मेटल है, दोनों ट्रांजिशन मेटल है, तो ये आसानी से बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ एलॉय बना लेगा मतलब। तो पीबी की डेंसिटी ज्यादा होगी, पीबी का मास सबको पता है कितना 208 होता है, जिंक का मास भी कम है 65 है, और एजी का मास भी 108 है, तो पीबी की डेंसिटी ज्यादा, पीबी नीचे, और जिंक और एजी आ जाएंगे ऊपर, जिंक और एजी का आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे, समझे कि नहीं है? फिर डिस्टिलेशन करके ये सेपरेट तो होगा यहाँ पे, जब हम डिस्टिलेशन करेंगे, जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो जिंक क्या हो जाएगा? वेपर की जिंक, मैंने तुम्हें बताया हुआ पीछे, इसका क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा तो ये एस्केप कर जाएगा वेपर की फॉर्म में, और सिल्वर अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, लेड तुम्हें मिल गया, लेड तुम्हें मिल गया। समझ आया कि नहीं है? पार्क्स प्रोसेस समझ आ गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया पार्क्स प्रोसेस? सर आपने क्या बोला था, पार्क पार्क प्रोसेस किस लिए? वही डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, ओके सर। डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, उसके लिए पार्क्स प्रोसेस, डी सिल्वराइजेशन
ऑफ लेड। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप है, ये मैंने तुम्हें बता दिया एलॉय फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आज मैंने तुम्हें इंटरस्टेशियल कंपाउंड करा दिया है, कॉम्प्लेक्सेस करा दिया है, एलॉय फॉर्मेशन करा दिया है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट। कोई भी रिएक्शन सोचोगे ना तुम, तो ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट की तरह यूज हो ही जाएगा। मतलब ट्रांजिशन मेटल ज्यादातर केसेस में ट्रांजिशन मेटल जो है कैटलिस्ट मिलेगा, ज्यादातर केसेस में ट्रांजिशन मेटल जो है कैटलिस्ट मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो वेरिएबल स्टेट शो कर सकता है। ट्रांजिशन मेटल जो है किसी एक रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज दोबारा दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करेगा, तो कैटलिस्ट था तो इससे सेम स्टेट पे अपनी वापस आ जाएगा और क्या कर देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। एक इस तरह से, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? ट्रांजिशन मेटल की क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है कि नहीं? ये तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ट्रांजिशन मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट का काम कैसे करते हैं? पहले तो कैटलिस्ट की एग्जांपल, पहले तो कैटलिस्ट की एग्जांपल, जैसे कैटलिस्ट की एग्जांपल में पहला ले लेते हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस। रटे होने चाहिए, बहुत बार पूछे पेपर के अंदर। हेबर्स प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में जैसे N2+3H2 gives 2NH3। इसमें आयरन की ऑक्साइड्स होती है कैटलिस्ट। इसमें आयरन की ऑक्साइड्स क्या होती है? कैटलिस्ट। आयरन की ऑक्साइड्स क्या होती है? कैटलिस्ट। जैसे Fe2O3, जैसे Fe2O3, Fe के सरफेस पे N2 और H2 दोनों एडजॉर्ब हो सकते हैं और बॉन्ड टूटेंगे, N2 N में जाएगा, H2 भी H में जाएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग टाइप का होता है कुछ इसके अंदर, सिनर्जिक बॉन्डिंग टाइप का इसके अंदर कुछ होता है। आयरन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। Fe2O3 भी लिख सकते हो तुम, Fe ज्यादा लिखा हुआ है, Fe2O3। मॉलिब्डेनम होता है यहाँ प्रोमोटर। मॉलिब्डेनम प्रोमोटर है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मॉलिब्डेनम क्या यहाँ पे प्रोमोटर है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यहाँ पॉइजन, CO बड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन है जो प्रोडक्ट बनने बनने नहीं देगा, जो प्रोडक्ट को बनने नहीं देगा, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कम करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हटाते हैं यहाँ से। ये पता होना चाहिए तुम्हें। 723 केल्विन टेम्परेचर है, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है प्लस हीट। तो इस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर यही है, ये लो टेम्परेचर ये है इस रिएक्शन के लिए। 723 केल्विन लो टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए ये है। 20 मेगा पास्कल प्रेशर। ये सारी कंडीशन पता होनी चाहिए हेबर प्रोसेस के अंदर। हेबर प्रोसेस किसके लिए है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये सबसे प्रायर, सबसे पहले ये हेबर प्रोसेस किसके लिए है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। आयरन के ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम यहाँ पे मोटर है, CO यहाँ पे पॉइजन। CO यहाँ पे क्या है? पॉइजन। क्या क्लियर होगी बात की नहीं? ये पहला प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस। क्लियर? हेबर्स प्रोसेस। दूसरा, सेकंड जो है, ये हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पे N2 और H2 क्या है? गैसियस फॉर्म में। कैटलिस्ट किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। आयरन के सरफेस पे N2H2 आए, दोनों के बॉन्ड टूटेंगे, दोनों के बॉन्ड टूटेंगे, अमोनिया बनेगा। अमोनिया की कोई एफिनिटी नहीं होगी आयरन के सरफेस पे, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये पहली एग्जांपल करनी है, हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। दूसरी एग्जांपल इसकी, सेकंड एग्जांपल जैसे हम कर सकते हैं ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड, NH3+O2 डालेंगे, रेडॉक्स प्रोसेस है। प्लेटिनम के साथ 1100 केल्विन पे, तो मिलता है NO+H2O। NO+H2O मिलता है। NO और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, इमीडिएटली एयर के प्रेजेंस में आएगा और ब्राउन कलर की गैस बना देगा NO2। इमीडिएटली एयर के प्रेजेंस में आएगा और ब्राउन कलर की गैस बना देगा NO2। और NO2 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। पानी डालते हैं इसमें, पानी डालते हैं इसमें क्या मिलेगा बताओ? HNO2 HNO2 किसने बोला है? सल्फर। गलत है। क्या आएगा इसमें? मिक्स्ड ऑक्साइड है, N का ग्रुप 15 है और स्टेट आ रही है E1+4। तो क्या वो दो मिलेंगे कि नहीं? HNO2 और HNO3। नहीं याद आया? ये अभी कराया मैंने, जब मैंने ऑक्सो एसिड पढ़ाया तभी तो पढ़ाया मैंने ये। क्लियर है कि नहीं? यस ध्यान आ गया गर्भ के नहीं? यस और HNO2 को गर्म कर दे, अगर इस HNO2 को दोबारा गर्म कर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन।
HNO3 प्लस NO, याद कर लेना इसको। नाइट्रस एसिड और हीटिंग गिव्स HNO3, नाइट्रिक एसिड प्लस NO। ऐसे ही H3PO2 या H3PO3 को गर्म करते हैं, दोनों कर लेना जरूरी है, अभी गर्म करते हैं इसको, तो फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन H3PO4 प्लस PH3। ये सब पूछी हुई है रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन पूछी हुई है। तो क्या मिल जाता है, H3PO2 और H3PO4 प्लस PH3, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसलिए HNO2 को गर्म करेंगे तो दोबारा HNO3 प्लस NO मिल जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है ऑस्टल प्रोसेस से। कैटलिस्ट यहाँ पे भी क्या है, ट्रांजिशन। कैटलिस्ट यहाँ पे भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल। और ये हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, हेटेरोजेनस कैटलिसिस का एग्जांपल है, क्योंकि कैटलिस्ट का सेम फेज नहीं है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, इसलिए ये भी एग्जांपल हेटेरोजेनस कैटलिसिस का। ऑस्टल प्रोसेस किसके लिए होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये मैंने तुम्हें हाइड्रोजन चैप्टर में भी कराया हुआ, ये हाइड्रोजन चैप्टर में भी कराया हुआ, इसको कर लेना जरूर। और प्लेटिनम कैटलिस्ट मैंने यूज किया है, एनसीईआरटी में रोडियम भी दे रखा है 500 केल्विन पे, वो भी यूज हो सकता है, RH। तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया, हेबर्स बता दिया, ऑस्टल बता दिया। नेक्स्ट है डीकॉन्स प्रोसेस। डीकॉन्स प्रोसेस ये है क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, Cl2 के लिए, HCl प्लस O2। ये कभी कभी तुम्हारे टेस्ट में दिख जाएगा तुम्हें खुद ही, CuCl2 की प्रेजेंस में 723 केल्विन। CuCl2 यहाँ पे भी कॉपर की क्लोराइड कैटलिस्ट है, CuCl2 की प्रेजेंस में 723 केल्विन। क्या मिलेगा, Cl2 प्लस H2, Cl2 प्लस H2 मिलेगा, सही ना, Cl2 प्लस H2। तो ये Cl2 की मैन्युफैक्चरिंग है, क्लियर, Cl2 की मैन्युफैक्चरिंग। डीकॉन्स प्रोसेस रेडॉक्स प्रोसेस है, Cl2 की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। Cl2 की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे तरीके से होती है, जैसे MnO2 में तुम 4HCl डाल दो, ये भी रेडॉक्स प्रोसेस है। सारी रिएक्शन याद कर लेना, सारी पूछी हुई है एंट्रेंस में। MnCl2 प्लस Cl2, MnCl2 प्लस Cl2 और साथ में H2, ये भी Cl2 की मैन्युफैक्चरिंग। MnO2 के अंदर HCl पास करेंगे, HCl गैस पास करेंगे तो मिल जाता है। और इससे भी ज्यादा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट Cl2 की, NaCl के अंदर MnO2 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ऐसे ही सोच लो तुम, NaCl और कंसंट्रेटेड HCl मिलकर क्या बना देगा, HCl ही बना देगा। और HCl प्लस MnO2 क्या बनता है, Cl2। ये वाली प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट। क्या मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा, समझ गए कि नहीं। और साथ में MnCl2 मिल रही है इसमें भी, और साथ में NaHSO4 प्लस H2 प्लस H2, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन। और है सेकंड और थर्ड तुम चेक करोगे ना तो दोनों सेम है, ये सेकंड थर्ड दोनों सेम है बिल्कुल, क्योंकि NaCl प्लस H2SO4 क्या देगा, HCl प्लस NaHSO4, HCl प्लस NaHSO4। और HCl MnO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन है, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl रिड्यूसिंग एजेंट, उससे कर लेना जरूर। तो ये तीसरी मैन्युफैक्चरिंग, और एक तुम्हें पता ही है कि MnO4 में HCl डाला तो HCl कहाँ जाएगा, Cl2 में। 14 HCl आता है इसमें, इसमें से कितने HCl एसिड का काम कर रहे हैं और कितने HCl रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ये पूछा जाता है अच्छे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आएगा Mn2 प्लस आएगा एसिडिक मीडियम है, और साथ में आ जाएगा Cl2 गैस। इसमें मेरा अंदाजा 5Cl2 आता है शायद, एक चेक कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा, बैलेंसिंग करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कितने HCl हैं जो एसिड का काम कर रहे हैं और कितने HCl हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। तो ये चार मैंने बता दिया है, मेरे को बताना सिर्फ ये था HCl में CuCl2 डाला, ट्रांसमिटर कैटलिस्ट का काम कर रहा है और मिला Cl। तीसरा है, और ये भी प्रोसेस जो है हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का है, कैटलिस्ट है सॉलिड और दोनों रिएक्टेंट्स हैं गैसेस, तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। फोर्थ एग्जाम्पल, ये सारे करना है तुम्हें, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स मैच की फॉर्म में दिखेगा ये। 2SO2 प्लस O2, प्रेजेंस V2O5 का, 2 बार प्रेशर, 700 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, वही 720 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, 2 बार प्रेशर, 700 केल्विन टेम्परेचर, V2O5 कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। आंसर आएगा 2SO3, पहले 2SO3 आएगा। 2SO3 में क्या डाल देंगे, अब से पूरा प्रोसेस याद है किसी को, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लेना जरूर किसका मैन्युफैक्चरिंग है, ये पूछा जाता है ज्यादातर। इसमें थोड़े से डालेंगे H2SO4, थोड़ा सा डालेंगे H2SO4, मिलेगा वोलियम H2H2O7, इसमें पानी डाल देंगे, इसे पानी डाल देंगे तो H2SO4 का अमाउंट अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो ये H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग है पूरी, H2SO4 की पूरी मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एंड अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस, क्योंकि V2O5 सॉलिड फॉर्म में है, दोनों SO2 और O2 दोनों किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म, दोनों किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो ये प्रोसेस था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और सेम इससे मिलता जुलता एक प्रोसेस है लेड चैम्बर प्रोसेस। होमवर्क में ऐड कर लेना इसको, इतना इंपॉर्टेंट है ये होमवर्क में ऐड कर देना पांचों प्रोसेस। एक बॉस्क प्रोसेस तुमने पढ़ा होगा, BOSCH, फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन, 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर। लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस किसके लिए है, लेड चैम्बर प्रोसेस अगेन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये होमोजेनस कैटलिसिस का एग्जांपल है, होमोजेनस कैटलिसिस का 2SO2 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO गैसियस, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस देता 2SO2। तो इसमें कैटलिस्ट का सेम फेज है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट का सेम फेज है एज दैट ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटलिसिस। और इसमें देखो बहुत तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा यहाँ पे मैकेनिज्म, बहुत तरीके से। और नेक्स्ट टाइम एक एग्जांपल दूंगा तुम्हें, सेम मैकेनिज्म में लिखना होगा, सेम मैकेनिज्म में लिखना होगा। 2SO2 + O2 NO गैसियस के प्रेजेंस में 2SO3 बना रहा है। देखो अब कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी NO गैसियस है, ये किसी एक रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाफ O2 लिया, किसी एक रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, NO2 बन जाएगा। NO2 क्या बन जाएगा, गैसियस फॉर्म, NO2 बन गया। अब ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट क्या करता है, ये इंटरमीडिएट ऐसे, पहले रिएक्शन ऐसे जा रही थी, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ये ऐसे ले जाएगा रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और इसी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। जो रिएक्शन मान लो 10 दिन में हो रही थी, अब वो 10 सेकंड में हो जाएगी, इतना रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ये इंटरमीडिएट जो बना है ना, विद लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा। अब NO2 बन गया, अब ये NO2 जो बना है इट विल कंबाइन विद द अदर रिएक्टेंट दैट इज SO2, और प्रोडक्ट मिल जाएगा SO3, एंड कैटलिस्ट विल रिमेन अनयूज्ड इन द रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म समझ आ गया इसका, ये मैंने कराया हुआ तुम्हें काइनेटिक्स के अंदर, क्या समझ आ गया मैकेनिज्म? ये क्लियर हो गया मैकेनिज्म की नहीं? और यहाँ पे बोलेंगे ये एक रीजन है हाउ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। तो तुम बोलोगे ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट, दे फॉर्म बॉन्ड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, they form bond with one of the reactants due to which an intermediate is formed, due to which an intermediate is formed. This intermediate lowers down the value of activation energy and provides alternate path. पहले रिएक्शन इस पाथ ऊपर वाले पास से जा रही थी, अब नीचे पाथ से जाएगी ऐसे। This intermediate lowers down the value of activation energy and provides alternative path. This intermediate lowers down the value of activation energy and provides alternate path. Then this intermediate form combines with the other reactant, due to which product is formed and catalyst remains unused in the reaction. NO gaseous remains unused in the reaction. ये एक रीजन है हाउ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। ये था लेड चैम्बर प्रोसेस, ये था लेड चैम्बर प्रोसेस। तो यहाँ पे हाउ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट, इसके तीन रीजन है। पहला, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला क्या है, ट्रांजिशन मेटल दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो दे कैन एब्जॉर्ब एंड री एमिट वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये पता लगे ना कैसे ट्रांजिशन मेटल जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। ट्रांजिशन मेटल दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे कैन एब्जॉर्ब एंड री एमिट वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, पहला रीजन। दूसरा मैंने तुम्हें बता दिया इंटरमीडिएट थ्योरी, दूसरा मैंने तुम्हें बता दिया इंटरमीडिएट थ्योरी, अभी बताया मैंने जो ग्राफ के थ्रू बताया इंटरमीडिएट थ्योरी। और तीसरा पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल, जैसे एग्जांपल लिया मैंने सरफेस का इसका 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3, V2O5 कैटलिस्ट है। V2O5 क्या है, कैटलिस्ट। तो V2O5 के सरफेस पे ध्यान देंगे, V2O5 के सरफेस पे दोनों रिएक्टेंट आएंगे। अब इनका कंसंट्रेशन कैटालिटिक सरफेस पे सेम होगा। अब इनका कंसंट्रेशन कैटालिटिक सरफेस पे पड़ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। अब क्योंकि अब कोलिजन ज्यादा होंगी, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगी, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, SO3 जल्दी बनेगा, और SO3 बनते ही बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसकी कोई एफिनिटी नहीं है, ये बना, ये बाहर निकल गया, उसकी कोई एफिनिटी नहीं है कैटालिटिक सरफेस। अब नए SO2 और O2 आएंगे, दोबारा SO3 बनेगा, और ऐसे प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ऐसे प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ट्रांसमिटेड लार्ज, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसमिटेड दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, ट्रांसमिटेड दे हैव लार्ज सरफेस एरिया on which reactants are adsorbed, on which reactants are adsorbed
so their concentration on catalytic surface increases, effective collision increases, reaction rate becomes faster. Reaction rate becomes faster. क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? ये 3 रीजन दिए हैं हाउ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट. बहुत ढंग से करना है इसको. चलिए यहाँ तक बहुत ढंग से कर लेना आप जरूर. ये पढ़